जय हिंद स्टूडेंट्स। यदि आप क्लास 10th का स्टूडेंट्स हैं और यदि आप सोच रहे हैं कि हमें अब क्लास 10th के बाद हमें किस फील्ड में जाना यानी किस फैकल्टी में जाना है, क्या हमें स्टडी करनी है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है या फिर साइंस लेना है, तो आज का क्लास आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और ख़ास करके वो सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है जो स्टूडेंट्स कॉमर्स के फील्ड में जाना चाहते हैं। कॉमर्स के फील्ड में जिनको भी जाना है तो आज उस सभी के लिए क्लास इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे मैं कहूँगा कि सारा स्टूडेंट्स आज का क्लास आप लोग देखिए, जो आर्ट्स भी लेना चाहते हैं, जिनको कॉमर्स भी लेने का मन है या फिर साइंस भी लेना है, अभी आप लिए नहीं हैं तो मैं कहूँगा कि आप कॉमर्स के बारे में भी जानिए। यदि आपका मन है साइंस लेने का तो आप कॉमर्स के भी बारे में जानिए तो बेहद अच्छा होगा। वो उस तरीके से क्या होगा कि आप एक अच्छे प्रकार से फैकल्टी को सेलेक्ट करेंगे और कहते हैं ना कि आप जानकर आप अगर किसी चीज़ में जाते हैं तो आपके लिए बेस्ट होता है, और यदि आप नहीं जानकर अगर जाते हैं तो फिर आपको हमेशा के लिए पछतावा रहता है। तो मेरा कहना है कि आप लोग जानकर जाइए। मैं कॉमर्स टीचर हूँ तो मैं ज़्यादा संतुष्ट अपने आप का करता हूँ कॉमर्स के फील्ड में बताने के लिए, क्या कि अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स यानी 12th के बाद जो है आपका क्या आगे कैरियर ऑप्शन होगा, क्या आपका भविष्य होगा, किस चीज़ में आपका बेहतर आप अपना भविष्य को कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा अपने आप को संतुष्ट हूँ कॉमर्स के फील्ड में बताने का। बाकी ये भी बताऊँगा कि सब्जेक्ट यदि आप 11th में जाते हैं तो आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है ताकि आगे चलकर भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आप लोगों को ये क्लास बेस्ट हो, अच्छा लगेगा। चलिए जानते हैं, आपके पास 3 फील्ड होगा, आर्ट्स होगा, कॉमर्स होगा और साइंस फील्ड होगा। तो उसमें से मैं फिर से कह देता हूँ कि मैं कॉमर्स के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अभी आप लोग को थोड़ा सा, अगर आपके कोई सीनियर होंगे तो बता सकते हैं ये बारे में, लेकिन देखिए पहला जो ऑप्शन है आपके सामने, जो प्रोफेशनल कोर्स कहते हैं, सीए कहते हैं। सीए क्या होता है? सीए एक इसका फुल फॉर्म हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी जहाँ पर टैक्सेशन का काम, अकाउंटिंग का काम, जहाँ कंपनी, बड़े बड़े कंपनियों का ऑडिट का काम, निरीक्षण का काम, आप सुने होंगे निरीक्षण किया जाता है, जांच किया जाता है, बड़े बड़े नेता मंत्री पकड़े जाते हैं तो वहाँ पर उसका अकाउंटिंग को जांच किया जाता है। तो ये कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। बड़े बड़े कंपनी को जाँच किया जाता है, बड़ा बड़ा कंपनी इन्वेस्ट किया, जैसे सरकार ने इतना करोड़ रुपया मतलब कि फंड में पैसा दिया है, आयुष्मान पर पैसा इतना इन्वेस्ट किया है, जनधन खाता पर इतना पैसा दिया है, लेकिन उतना लोगों तक सुविधा पहुंचा नहीं, इतना पैसा फंड का यूज़ हुआ नहीं, चारा पर यानी कि खजाना में भेजा गया इतना सारा पैसा, लेकिन उस खजाना का यूटिलाइजेशन लोग नहीं किए, इसका कहाँ मतलब किस किस नाम से एक्सपेंसेस दिखाकर सारा वो खत्म कर देते हैं। तो ये सारा जो ऑडिट है कौन करेगा? इसका सीए करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इस तरीके से आपका एक ऑप्शन बनता है चार्टर्ड अकाउंटेंट में। फिर है सीए से कंपनी, ये सेक्रेटरी है, कंपनी का आप सेक्रेटरी बने हैं। आप जानते हैं कि सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है, तो ये कंपनी का सेक्रेटरी बन सकते हैं आप। सीए में कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जैसे आपके पास हर एक कंपनी के लिए ये डाटा फाइंड आउट करना ज़रूरी होता है। हर एक कंपनी के लिए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी आप इसको कहेंगे कि जैसे आपका एक मोबाइल है तो या फिर एक कपड़ा है, क्लोथ है, तो उसका कॉस्ट निकाला जाएगा कि इस सामान का कॉस्ट कितना पड़ता है, फिर इस पर प्रॉफिट ऐड कर कितना में बेचना है। तो ये होता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। अब मोटा मोटी चीज़ें को जानिए कि आखिर यहाँ पर फील्ड क्या है। अच्छा, मैं जो यहाँ पर बताया हूँ ये सिर्फ इतना ही नहीं है फील्ड, और भी बहुत सारे फील्ड है, लेकिन जो मोटा मोटी चीज़ें होती, मतलब कहने का मतलब जो बड़े बड़े हैं, है ना, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं। अब सर्च करेंगे तो बहुत सारे और सेक्टर हैं, लेकिन एक जो ज़्यादा चर्चित जो सेक्टर हैं, जो लोग ज़्यादा जुड़ते हैं, जाते हैं, वैसे सेक्टर के मैं नाम यहाँ पर आप लोग को बता रहा हूँ। बाकी और भी जानने के लिए और भी हमसे कमेंट कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा और बताऊँगा।
लेकिन अभी आप लोग अभी 10th में हैं और आप लोग 11th में जाना चाहते हैं, तो अभी आप लोग को कम से कम इतना अगर जान लेते हैं तो हमें लगता है कि आप सेलेक्ट जो करेंगे मतलब सही सेलेक्ट करके आप जाएंगे। ठीक है, अगला है बीबीए है। बीबीए यानी बीबीए के बाद एमबीए होता है। एमबीए का नाम सुने होंगे। ठीक है, मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हमारा कोई स्टूडेंट भी कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत ही बढ़िया कोर्स है जहाँ पर लोगों को बढ़िया पैकेज मिलता है। 15 लाख 20 लाख का पैकेज सालाना मिलता है। स्टूडेंट्स बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, आपके लिए ऑप्शन कॉमर्स वालों का और भी अच्छा होता है। बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं, प्राइवेट से लेकर आप सरकारी का सेक्टर आपके लिए खुला रहता है। नेक्स्ट है स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर आप देखते होंगे, स्टॉक अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं कहता हूँ शेयर मार्केट। आप सुने हैं ना शेयर मार्केट, जहाँ पर हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग भी पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम लोग का एक अच्छा जानकारी नहीं होता है। अगर आप देखें तो हम लोग पैसा लगाते हैं और डूब जाता है। आज के समय में डर क्या है कि लोग पैसा नहीं लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है। आज म्यूचुअल फंड की क्यों आ गया है, तो वही तो काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना जानिए शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट इट मीन्स शेयर मार्केट हो गया, जहाँ पर आप अगले को सजेशन देकर, सिखाकर, बताकर आप उससे कमीशन चार्ज करेंगे। जैसे म्यूचुअल फंड करता है, म्यूचुअल फंड भी आपसे कमीशन करता है। आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दीजिए, म्यूचुअल फंड ब्रोकर है, वो क्या करेगा, दूसरे कंपनी में पैसा लगाएगा और वो कमाएगा, अर्निंग करेगा, कुछ परसेंटेज कमीशन ले लेगा और कुछ पैसा आपको दे देगा। और आप रिस्क लेना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड को पैसा मत दीजिए, डायरेक्ट आप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करिए अगर आपके पास नॉलेज है तो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहे हैं? मतलब आप एक अच्छे ब्रोकर भी बन सकते हैं स्टॉक मार्केट का। ठीक है, इन्वेस्टर बन सकते हैं। इन्वेस्टर कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस चीज़ों पर इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टर का भी बहुत सारा सेक्टर है ना। और एलएलबी भी कर सकते हैं। अगर आपका लॉयर में, अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं कंपनी का, तो भी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। फिर है टीचिंग, आप टीचर्स भी बन सकते हैं। अगर आपका लगता है, आपका सपना है कि नहीं हम भी टीचर हो, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ हम टीचिंग का भी काम करें, तो आपका टीचिंग का भी ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट बनता है। आज के समय में मैं जैसे आप सभी को यूट्यूब पर भी पढ़ा रहा हूँ, तो अगर कल के डेट में अगर आप भी एक नॉलेजेबल पर्सन बनते हैं, मैं तो कहता हूँ स्टूडेंट से कि आप ऐसा पढ़िए। देखिए आपका तो ये सब फील्ड है ही, आप ये सब करिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप ऐसा पढ़िए जो आपका काम आए। ठीक है, काम आने का मतलब कि आप एक ऐसा मतलब सीखिए, पढ़ने के साथ सीखिए भी। ठीक है, चीज़ें को जानिए, उससे क्या है कि कल के डेट में आप जो सीखेंगे इससे भी आप पैसा अर्निंग कर सकते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। मैं बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, आपको भी यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यूट्यूब से भी अर्निंग करता हूँ। मैं यहाँ पर जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ाता हूँ यहाँ से भी अर्निंग करता हूँ। तो क्या है कि जो मैंने सीखा उसी चीज़ को फिर सिखाकर मैं अर्निंग करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि आप ऐसा सीखिए कि आपका ये कोर्स है, ये आपका है ही, लेकिन आप ऐसा सीखिए ताकि आपका ये भी एक फील्ड बना रहे, एक हुनर। जैसे कोई भी व्यक्ति सीखता है, कोई काम को सीखता है, भले वो काम कहीं जाकर जॉब उसको लगे या ना लगे, लेकिन जो चीज़ को सीख रहा है वो ऐसा सीखे ताकि वही काम करके फिर वो कुछ अपना अर्निंग कर सके। तो मैं कहता हूँ आपको ऐसा सीखना है। ठीक है, तो एक बेस्ट भी है ऑप्शन जहाँ पर आप टीचर भी बन सकते हैं। यहाँ पर कोई आपका पैरवी का ज़रूरत नहीं है, आप खुद टीचर बन सकते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं कोशिश किया हूँ कि जो आपका चर्चित जो कोर्सेस है उसको बताने का। अभी क्या है कि अब चलो अब आपका आप आर्ट्स में जाकर अब आर्ट्स का सब्जेक्ट, एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को कि ये तो आपका कोर्स हो गया, बाकी आपका एसएससी, यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव के सेक्टर में जाना चाहते हैं कि नहीं, हमें ये भी सरकारी जॉब हो गया। याद रखिएगा ये सब सरकारी भी है, प्राइवेट भी है, सरकारी, दोनों ऑप्शन आपके पास है ये। अब आपको लगता है कि नहीं हमें कोई एसएससी का फॉर्म भरना है, यूपीएससी का फॉर्म भरना है, कॉम्पिटिटिव रेलवे में जाना है, ठीक है, तो आपके लिए सारा दरवाज़ा खुला है। आप यहाँ 11th से के बाद 12th कर लिए, 12th के बाद आप जितना भी फॉर्म, मतलब आर्ट्स वाला भी भर सकता है, कॉमर्स वाला भी भर सकता है, साइंस वाला भी भर सकता है, लगभग सारा फॉर्म भर सकते हैं। कुछ समय के लिए क्राइटेरिया होता है, जैसे अबर आया था
कॉमर्स वालों के लिए जैसे कुछ टीचर के लिए तो स्पेसिफिक अपना आता है, कॉमर्स फील्ड से आता है। उसके बाद कुछ फॉर्म भी आते हैं जहाँ पर कॉमर्स के लिए सेपरेट आता है, साइंस वालों को भी सेपरेट आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें है, लेकिन बाकी जितना जो जनरल फॉर्म होता है, रेलवे ये सब हो गया, लगभग सारा फील्ड वाला भर सकता है स्टूडेंट, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यूपीएससी जो भी तैयारी करना है, आप कॉम्पिटिटिव लेवल का सारा फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ये सब आपका कोर्सेस है, ये सब आपका डिग्रियां हैं, जहां पर एक आपको अच्छा पैकेज दिलाती है। चलिए अब क्या बताएं, अब नेक्स्ट जो हमारा बताने का है कि अब चलिए सर हम आगे हैं, चलो हमें मन है कि मैं कॉमर्स लेता हूँ। अब जब कॉमर्स लेते हैं तो सर अब हमको जाकर अपना स्कूल या कॉलेज में फॉर्म फिलअप करना है, सब्जेक्ट क्या है, तो वहाँ पर अब दिक्कत होता है स्टूडेंट लोगों से कि वो सब्जेक्ट को सही सेलेक्ट नहीं करते हैं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उनको कल के डेट में कम्पिटिटिव करना है। कल के डेट में अगर आप ये सभी तैयारी करेंगे तो आपको यहाँ जो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, तो आपको आज ही से वो तैयारी में रहना है। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, बहुत टीचर नॉर्मल पढ़ाई के लिए कुछ नहीं, बस 11-12 किसी तरह करा देना है, तो जो मन किया सब्जेक्ट रखवा दिए और फिर उनका भविष्य खराब हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग ऐसा करें। देखिए, पहला अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आपका ये कोर पेपर हो गया, कौन कौन, अकाउंटेंसी, अकाउंट्स जिसको शॉर्ट में कहते हैं अकाउंट्स यानी अकाउंटेंसी, ठीक है। ये आपका कोर पेपर है, ये आपका फॉर्म में फिलअप रहेगा। नंबर 2 जो है बिजनेस स्टडीज़, ठीक है, ये भी आपका कोर पेपर हो गया। तो दोनों ये तो आपको कंपलसरी लेना ही होगा, मतलब लेना कि आपका फॉर्म में फिलअप रहेगा ऑटोमेटिक पहले से। अब जो है 5 टोटल पेपर लेना होता है, 5 पेपर में से आपको 2 पेपर तो कंप्लीट हो गया। अब रहा कितना पेपर लेने का, 3, यानी 2 तो हो गया कंप्लीट, अब हमारा बचा 3। तो 3 हम कौन कौन लेंगे, इसको कहते हैं ऑप्शनल पेपर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक इकोनॉमिक्स कहते हैं, आपको इकोनॉमिक्स भी लेना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सेक्टर आज यहाँ पर इकोनॉमिक्स के भी हम कुछ 1-2 और ऑप्शन नहीं बताएं जॉब का, ठीक है। तो आपको क्या है, इकोनॉमिक्स ले लेना, जहाँ पर आपका इकोनॉमिक्स का फील्ड बन जाता है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में भी ज़्यादा बन जाते हैं, वहाँ पर जॉब का अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो आप लोग इकोनॉमिक्स कंपलसरी लेना है आप लोग को, ठीक है, ये लेना ही ऑप्शन में है इकोनॉमिक्स, क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, और दूसरी बात है कल के डेट में कम्पिटिटिव भी तैयारी करेंगे, तो कम्पिटिटिव तैयारी करेंगे तो वहाँ आपका पेपर है इकोनॉमिक्स का, पढ़ना है तो क्यों ना हम यहाँ पर ही पढ़ लें। अच्छा, दूसरी बात, इकोनॉमिक्स इसलिए रखना यहाँ जरूरी है कि जो साइंस का इकोनॉमिक्स है वही आपका इकोनॉमिक्स यहाँ पर है, जो आर्ट्स का इकोनॉमिक्स है वही इकोनॉमिक्स कॉमर्स का है, तो तीनों का जो इकोनॉमिक्स है और कॉमन है। तो भैया आपको इकोनॉमिक्स लेना ही है, बेस्ट इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है सवाल, 2 पेपर और 3 पेपर हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा है सीए। सीए को यहाँ पर कॉमर्शियल अर्थमेटिक कहते हैं, यहाँ पर मैथ, यानी ये मैथ का पार्ट है। और यहीं पर अब बच्चे लोग गलती करते हैं, यहाँ मैथ के जगह पर कोई क्या ले लेता है, ईटीपी ले लेता है। क्या ले लेता है, ईटीपी ले लेता, इंटरप्रेन्योरशिप ले लेता है। एटीपी मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स नहीं लीजिए आप लोग, ठीक है। मैं कहता हूँ मैथ लीजिए, मैथ मेरा अपना सजेशन है, बाकी आपका मर्जी है। तो आप मैथ, जैसे लगता है कोई स्टूडेंट चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो जिनको डर है कि मैथ मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे जगह आइएगा तो मेरा गारंटी आपको पास कराने का, ठीक। अगर आपको डर लगता है कि हम पास भी नहीं करेंगे तब, वैसे तो हमारे यहाँ 95 से लेकर 97 अंक बच्चे लोग लेकर आए हुए हैं, तो टेंशन नहीं है, ठीक है। आपको मैथ में पास तो 100% हम करवा देंगे, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ मेरा तरह से आप पूछते हैं कि क्या रखना है, तो मैं कहूँगा आपको सीए ही रखना है। और फिर भी अगर आपको डर लगता है तो आपका मर्जी, आप एटीपी रख सकते हैं। ये ऑप्शनल पेपर है, मतलब आपको 5 सेलेक्ट करना है, तो 3 सेलेक्ट तो बता दिए, सीए चाहे एटीपी सेलेक्ट कर लीजिए, तो टोटल 4 हो जाएगा। सीए या फिर एटीपी सेलेक्ट कर लीजिए, 4 हो गया। और लास्ट में इसको तो रखना ही पड़ेगा हिंदी, अगर आप हिंदी माध्यम से तो हिंदी रख लीजिए, इंग्लिश में पकड़ अच्छा है तो इंग्लिश रख लीजिए। अब यहाँ पर एक बच्चे बहुत गलती करता है, अब किसी को डर क्या बनाए, जो हम लोग को भी डर था क्योंकि हम लोग को कोई बताता नहीं था। सर अगर इंग्लिश लिए तो क्या सब पेपर को इंग्लिश में लिखना होगा क्या? ऐसा नहीं है, समझिए। इंग्लिश लिए हैं तो एक सब्जेक्ट खाली इंग्लिश में लिखना है। अगर इंग्लिश लिए हैं तो एक सब्जेक्ट खाली इंग्लिश में आएगा क्वेश्चन और इंग्लिश में लिखना है। हिंदी लिए तो एक सब्जेक्ट खाली हिंदी में रहेगा,
ना कि आप कहेगा सर इंग्लिश ले लिए तो सारा अकाउंट्स का भी थ्योरी हिंदी में इंग्लिश में लिखना होगा, बिजनेस स्टडी का, क्योंकि जैक का स्टूडेंट तो डर जाते हैं और कोई स्टूडेंट जो हिंदी है उनको डर जाते हैं कि इंग्लिश लिए सब इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। आप तो सोच रहे होंगे सर हम ये बात जानते हैं, नहीं, बहुत ऐसे स्टूडेंट का ये सब डाउट रहता है, देखा हुआ है हम लोग का। ठीक है, तो समझिएगा, इंग्लिश अगर लिए इंग्लिश खाली एक सब्जेक्ट में लिखना है, हिंदी लिए तो हिंदी खाली एक सब्जेक्ट में लिखना है, बाकी सारा आप हिंदी में जानते हैं तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में जानते हैं तो इंग्लिश में लिखिए, इसमें कोई पाबंद नहीं है, दोनों मोड में क्वेश्चन रहता है, दोनों मोड में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता दिया हूँ। हाँ, थोड़ा सा और एक चीज़ बताऊँगा, अगर आप सीए और ईटीपी रखने में क्या अंतर है। देखिए, ईटीपी आपका थ्योरी पेपर है, ईटीपी आपका थ्योरी पेपर है, और सीए जो है मैं कहता हूँ ईटीपी आप कल के डेट में पढ़ लीजिएगा। ईटीपी आप ग्रेजुएट में जाइएगा तो आप ईटीपी पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये सीए जो है ना कभी भी आप पढ़ नहीं पाइएगा, कभी भी आपको सीए पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों? और सीए में कौन सा मैथ है, तो कम्पिटिटिव लेवल का मैथ है, और उतना भी कम्पिटिटिव लेवल का मैथ नहीं है जो हाईएस्ट पूरा मैथ है कम्पिटिटिव, वो नहीं है, एवरेज लेवल का है। मतलब उसको आप कह सकते हैं बेस मतलब समझ सकते हैं, इससे 100% में 10% 20% का मैथ पढ़ने का है। प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ब्रोकर्स, कमीशन, है ना, ये सारा जो है बेसिक मैथ जो है, छोटा छोटा कैलकुलेशन वाला जो कम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, उस तरीके से मैथ पढ़ने को मिलता है। तो क्यों ना, अगर हमें कल के डेट में कम्पिटिटिव करना है, कल के डेट में हमको मैथ पढ़ना ही है, तो क्यों ना हम अभी से ही अपना सब्जेक्ट में उस चीज़ों का तैयारी करें। कल के डेट में फिर तो पढ़ना ही है, तो क्यों ना हम अभी ही इस चीज़ को तैयारी में लग जाए। थोड़ा थोड़ा मेरा अपना सब्जेक्ट भी तैयारी हो रहा है और हम आगे का भी तैयारी कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं समझते बच्चे और ले लेते हैं दूसरा, और लेने के बाद तो जानते भी हैं उनका फिर प्रॉब्लम स्टार्ट रहता है। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है। मैं ऋषि कॉमर्स एकेडमी हजारीबाग झंझारपुर के सामने मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से क्लास लेता हूँ। ऑनलाइन आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन अगर हजारीबाग में पढ़ना है तो आप झंझारपुर के सामने आ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे कॉन्टैक्ट नंबर है, और आकर आपको पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा अपना गाइड था, मेरे तरीके से सजेशन था। ठीक है, बाकी आपका मर्जी, आप जो सेलेक्ट करेंगे उसमें वाह वाह। ठीक है, बाकी मेरे तरीके से बच्चों लोग को ये हमेशा गाइड रहता है। इसमें और सारे भी कोर्सेस हैं, तो ये है कॉमर्स का फील्ड है। और अभी अगर किसी तरह का डाउट होता है स्टूडेंट्स जानने में, समझने में, तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते, बात कर सकते, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मेरा काम ही है बताना बच्चों को। हर समय अलग अलग स्टूडेंट का कॉल आता है, तो आपका भी न्यू स्टूडेंट का कॉल आएगा, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग का काम ही है बच्चों को गाइड करना, बताना, चाहे क्वेश्चन का लेकर हो, चाहे कोई उनका अपना कोई डिसीजन लेने में दिक्कत हो रहा हो, तो हम लोग को काम ही है इस चीज़ का बताना। मैं 100% हूँ कि कॉल आपका रिसीव होगा और मैं बताऊँगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को भी सेव कर लेंगे, क्योंकि आपको एक ऑप्शन में बना के रखना है। कभी डाउट होता है तो आकर आप क्लास एक बार अटेंड करिए और देखिए। चलिए, तो डिस्क्रिप्शन में सारा हमारा डिटेल्स एड्रेस के साथ में मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।